गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे वायु तापमान के वैश्विक वितरण पे, यानी कि वैश्विक स्तर पे वायु के तापमान के वितरण में क्या अंतर पाया जाता है या उसकी प्रवृत्तियां क्या है। इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा फैक्चुअल भी है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। तो टॉपिक पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई स्मूथली चलती रहे। साथ में आप लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने टॉपिक पे बात करेंगे वायु तापमान के वैश्विक वितरण पे। तो इस टॉपिक पे चलने से पहले दो टर्मिनोलॉजियां हैं जिनको समझ लेते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है ताप प्रवणता क्या होती है, जिसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ताप प्रवणता क्या होती है? तो ताप प्रवणता का आशय है ताप परिवर्तन की दर, और सामान्यतः ताप परिवर्तन की दर अक्षांश के संदर्भ में ली जाती है। यानी कि अक्षांशों के अनुसार ताप परिवर्तन की दर क्या है, इसे ही ताप प्रवणता कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर सपोज कर लीजिए कि आज के दिन तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके उत्तर में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये यहां का तापमान सपोज कर लीजिए कि आज 28 डिग्री है सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा हम लेते हैं, और यहां का तापमान आज सपोज कर लीजिए कि यहां का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहां का तापमान आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी प्रकार 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, यहां का तापमान सपोज कर लीजिए कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा से दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश के अंतर पे तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया है, और फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जाते हैं तो तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण में जाते हैं तो तापमान में 30 और 26 के बीच में 4 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया है। और इसी प्रकार हम जब 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जाते हैं तो तापमान में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आया है। अब उत्तर में ताप परिवर्तन की दर कम है। ताप परिवर्तन की दर अगर भूमध्य रेखा से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में गए तो उसमें ताप परिवर्तन सिर्फ 2 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ है, जबकि दक्षिण में यही ताप परिवर्तन दर कितना हुआ है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ है। इसी प्रकार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जब हम गए तो यहां पे तापमान परिवर्तन जो है 3 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जबकि 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ताप परिवर्तन 5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। यानी कि तापमान परिवर्तन की दर दक्षिण में ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में कम है। तो इसलिए कहेंगे कि ताप प्रवणता दर दक्षिण में अधिक है और उत्तर में कम है। पहली बात तो ये हो गई कि ताप प्रवणता जो होती है वो समताप रेखाओं के संदर्भ में ही देखी जाती है। और समताप रेखाएं क्या होती हैं वो हम लोगों ने देखा, समान तापमान को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि जब समताप रेखाएं पास पास होंगी तो यहां पर ताप प्रवणता अधिक होगी। जब समताप रेखाएं पास पास होंगी तो ताप प्रवणता अधिक होगी, और जब समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होंगी तो यहां पर ताप प्रवणता कम होगी। यही फैक्ट है कि जब समताप रेखाएं पास पास होंगी तो ताप प्रवणता अधिक होगी, और जब समताप रेखाएं दूर दूर होगी तो ताप प्रवणता कम होगी। तो पहला जो शब्द था वो ये था ताप प्रवणता। अब हम दूसरे शब्द की ओर आते हैं जिसको कहते हैं
तापीय विसंगति या जिसको तापमान विसंगति कहते हैं, थर्मल एनोमली, तापीय विसंगति क्या होती है? तापीय विसंगति होता क्या है कि तापीय विसंगति का अर्थ क्या है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं? ये होता है कि किसी स्थान विशेष का वास्तविक तापमान जब वहां के औसत अक्षांशीय तापमान से अलग हो तो इसे ही तापीय विसंगति कहते हैं। यानी कि स्थान विशेष का तापमान वहां के औसत समुद्र तल के तापमान से अलग हो तो इसे तापीय विसंगति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखते हैं कि यहां पर सपोज कर लीजिए कोई स्थान ए है और आज इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई स्थान ए है, यहां का आज का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन यह स्थान सपोज कर लीजिए कि थोड़ी ऊंचाई पर है, तो जाहिर सी रूप है कि समुद्र तल से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा, तो इसका तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहां से जो समताप रेखा खींची गई है इसका मान 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और समताप रेखाएं क्या होती हैं? औसत समुद्र तल का एक अनुमानित तापमान लेकर खींची जाती हैं। तो क्या हो गया कि यहां से जो समताप रेखा गुजर रही है या जा रही है उससे इस स्थान का तापमान क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसे ही कहेंगे तापीय विसंगति। अब यह तापीय विसंगति भी दो प्रकार की होती, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होगी? कि जब स्थान विशेष का तापमान वहां से गुजरने वाली समताप रेखा के तापमान से कम होगा, तो ये ऋणात्मक तापीय विसंगति, नेगेटिव थर्मल एनोमली होगी। जैसे ये समताप रेखा 35 वाली है लेकिन वास्तविक तापमान कितना है? 30 है, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान कम है, तो ये हो जाएगा निगेटिव थर्मल एनोमलीज या ऋणात्मक तापीय विसंगति। इसके ठीक विपरीत यदि यहाँ का तापमान अधिक होता और समताप रेखा का तापमान कम होता, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ का तापमान यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता और यहाँ से गुजरने वाली समताप रेखा का मान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो इसे कहा जाता धनात्मक तापीय विसंगति, पॉजिटिव थर्मल एनोमलीज। तो यही होता है तापीय विसंगति, थर्मल एनोमलीज। अब हम लोग अगले टॉपिक पे अपने आते हैं, तापमान की वैश्विक वितरण की प्रवृत्तियां। देखिए, यदि एक सीधी सी बात है कि यदि हमारी पृथ्वी समांग धरातल वाली होती, यानी कि हमारी पृथ्वी पर या तो स्थलीय भाग सिर्फ होता या सिर्फ जलीय भाग होता और यहां पर किसी प्रकार का उच्चावच नहीं पाया जाता, जैसे ना तो पर्वत पाया जाता, ना पठार पाई जाती, ना मैदान पाई जाती, ना समुद्र तल पाया जाता, तो यहां पर क्या होता सामान्य रूप से कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाते हम, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते चाहे भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते वैसे वैसे तापमान कम होता जाता। उसका कारण क्या है कि सूर्य की किरणों का आपतन कोण कम होता जाता, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाता, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान कम होता जाता। लेकिन दो कारण पड़ता है कि कि इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है। कारण एक है कि हमारी पृथ्वी पर एक तो स्थल एवं जल का वितरण पाया जाता है, समांग धरातल नहीं, होमोजेनियस सरफेस नहीं है, और दूसरा हमारी पृथ्वी पर उच्चावच पाए जाते हैं। तो इस कारण से एक सामान्य प्रवृत्ति तो है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है, लेकिन यह तापमान कम होने की जो प्रवृत्ति है इसमें भी परिवर्तन आता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहला क्या है? पहला जो हम लोग का टॉपिक है उसमें यही है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, अब इसको थोड़ा समझाने के लिए हम लोग मैप का सहारा लेते हैं। देखिए, ये मैप है, विश्व का मैप है, ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में
जो स्थित भाग है पृथ्वी का, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और जो उत्तर में स्थित भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये भूमध्य रेखा है, इसके दक्षिण में भाग दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर, और उत्तर में उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर जल है, और जबकि 39% भाग पर स्थल है। यानी कि कुल उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल को यदि 100% मान लिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध के कुल भाग के 61% भाग पर जल है और 39% भाग पर स्थल है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स। दक्षिण गोलार्ध में क्या है कि कुल भाग के, दक्षिणी गोलार्ध के पूरे अगर क्षेत्रफल को 100% मान लिया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध के 81% भाग पर ओशन या वाटर बॉडीज का विस्तार है, जलीय क्षेत्र का विस्तार है, जबकि मात्र 19% भाग पर स्थलीय भाग का विस्तार है। अब देख भी सकते हैं कि दक्षिण में स्थल की स्थिति बहुत कम है। तो कारण यही है कि उत्तरी गोलार्ध में जो तापमान है वो सामान्यतः थोड़ा सा वैरी करता है, या यहां पर तापीय विसंगति की स्थिति अधिक पाई जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सागर का अधिक विस्तार होने के कारण तापीय विसंगति कम पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि स्थल जल शीघ्रता से गर्म हो जाते हैं और शीघ्रता से ठंडे हो जाते हैं, जबकि जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ये तो एक देख लिया हम लोगों ने कि उत्तरी गोलार्ध में तापीय विसंगति अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में तापीय विसंगति कम है। यहीं पर हम दूसरा देखते हैं कि जब हम समताप रेखाएं खींचते हैं तो समताप रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः सीधी होती हैं, अक्षांशों के अनुसार खींची जाती हैं, जबकि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं स्थलीय भाग की अधिकता के कारण न तो सीधी होती हैं, यानी कि रेगुलर भी नहीं होती हैं, और ना ही यहां पर ये एक दूसरे के बहुत समानांतर होती हैं। इनमें टेढ़े मेढ़े भाग ये टेढ़े मेढ़े प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए होता क्या है कि जब स्थलीय भाग जल्दी से गर्म होता है, यानी कि शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता से ठंडा हो जाता है, जबकि सागरी भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो यदि हम उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल लें या जनवरी का महीना लें, उत्तरी गोलार्ध में सपोज कर लीजिए कि जनवरी का महीना है, तो समताप रेखाएं कैसा व्यवहार करेंगे? जाहिर सी बात है कि जनवरी का महीना है तो स्थलीय भाग, ठंडी का मौसम है तो स्थलीय भाग ठंडे होंगे, जबकि सागरी भाग स्थलीय भाग की अपेक्षा थोड़े से गर्म होंगे। तो समताप रेखा, सपोज कर लीजिए कि हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा खींचेंगे, तो वो समताप रेखा ऐसे जाएगी, समुद्र पे जाएगी और स्थल पे जैसे पहुंचेगी ये दक्षिण की तरफ घूम जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ठंडी का मौसम है तो स्थलीय भाग ठंडे होंगे तो भूमध्य रेखा की ओर घूम जाएंगी समताप रेखा, और जैसे ही सागर पे जाएंगी ये पुनः ध्रुवों की ओर घूमकर ऐसे जाएंगी। जैसे ही स्थल पे पहुंचेंगी ये दक्षिण की तरफ घूम जाएंगी, और जैसे ही सागर पे पहुंचेंगी ये उत्तर यानी कि ध्रुवों की तरफ घूम जाएंगी। कारण क्या है कि यहां पर 20 डिग्री समताप रेखा, यानी कि यहां अगर समुद्र का तापमान 20 डिग्री है तो उसी अक्षांश पर स्थलीय भाग का तापमान कम होगा 20 डिग्री ध्रुवों के विपरीत भूमध्य रेखा की ओर की। कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होता है और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। अब यदि दक्षिण गोलार्ध में देखा जाए तो कि अगर यहां पर जनवरी है और यहां पर शीत ऋतु है तो दक्षिण में क्या होगा? जनवरी में ग्रीष्म ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा कि यहां पर गर्मी पड़ रही होगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो गर्मी होगी तो जाहिर सी बात है कि स्थलीय भाग ज्यादा गर्म होंगे और सागरी भाग कम गर्म होंगे। अगर यहां पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली समताप रेखा खींची जाएगी तो ये यहां पर पहुंचेगी, जैसे स्थलीय भाग पे क्या हो जाएगी? ये ध्रुवों की ओर घूम जाएगी,
और जैसे सागर पे पहुंचेगी ये भूमध्य रेखा की ओर घूम जाएगी, यहाँ पे ध्रुवों की ओर, यहाँ पे सागर की ओर, इस तरह से। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर अगर ग्रीष्म काल है तो स्थलीय भाग ज़्यादा गर्म होगा, तो स्थलीय भाग का तापमान दक्षिण में और गर्म होगा, जबकि सागरी भाग स्थल की अपेक्षा ठंडा होगा। तो ये तो हमने देखा कि यदि यहां जनवरी है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। अगर ठीक उल्टी स्थिति हो गई, अब यहां पर सोच लीजिए कि यहां पर जुलाई है, यानी कि ग्रीष्मकाल है, और यहां पर शीतकाल है, यानी कि यहां ठंडी का मौसम है। तब क्या होगा? उत्तर में गर्मी पड़ रही है, तो यानी कि स्थलीय भाग शीघ्रता से गर्म होंगे, जबकि जलीय भाग शीघ्रता से गर्म नहीं होंगे। स्थलीय भाग का तापमान अधिक होगा और सागरी भाग का तापमान कम होगा। तब प्रवृत्ति क्या होगी? तब देखें, अगर यहां से 20 डिग्री सेंटीग्रेड समताप रेखा खींची जाएगी तो ये तुरंत स्थलों पे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की स्थलों पे पहुंचते ही ध्रुवों की ओर घूम जाएगी इस प्रकार। और जैसे ही सागरी भाग पर आएगी ये पुनः भूमध्य रेखा की ओर हो जाएगी। फिर जैसे ही स्थलीय भाग पे जाएगी ये ध्रुवों की ओर घूमकर इस प्रकार चली जाएगी। और जैसे ही आएगी सागरी भाग पे, क्यों ऐसा होगा? इनमें मोड़ क्यों पाया जाएगा, बंकन क्यों पाया जाएगा, क्यों ये टिल्ट होंगी? उसका कारण यही है कि यहाँ पर स्थल एवं सागर के तापमान में विभिन्नता पाई जाएगी। एक ही अक्षांश पे यदि स्थल और सागरी भाग है तो उसके तापमान में अंतर पाई जाएगी, और वो अंतर इसलिए पाई जाएगी कि स्थल एवं जल के विशिष्ट उष्मन एवं शीतलन की प्रवृत्ति के कारण। अब ठीक दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सपोज कर लीजिए कि यहां से अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब यहां पर शीतकाल है, शीतकाल है तो क्या होगा? स्थलीय भाग कम ठंडा, स्थलीय भाग ठंडा होगा, जबकि सागरी भाग इसके अपेक्षा गर्म होगा। तो अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा हम खींच रहे हैं तो ये जैसे ही इधर जाएगा ये तुरंत भूमध्य रेखा की ओर घूम जाएगा, और जैसे ही सागर पे आएगा तुरंत दक्षिण यानी कि ध्रुवों की तरफ घूम जाएगा। और इसकी प्रवृत्ति इसलिए होगी कि स्थल की अपेक्षा सागरी भाग अधिक गर्म होगा, क्योंकि शीत ऋतु है तो स्थलीय भाग शीघ्रता से ठंडे हो जाएंगे, जबकि सागरी भाग पे उसी अक्षांश पर तापमान अधिक होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार का व्यवहार करेंगी, इनमें कैसे परिवर्तन आएगा। अब यहीं पर हम एक दूसरा टॉपिक पॉइंट लेते हैं कि हमने पढ़ा था वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर क्या होता है कि वर्ष में सबसे अधिक तापमान और वर्ष में सबसे न्यूनतम तापमान, इन्हीं दोनों के अंतर को कहते हैं वार्षिक तापांतर। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वार्षिक तापांतर की मात्रा सबसे कम होती है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे वार्षिक तापांतर की मात्रा बढ़ती जाएगी, और वो भी खासकर स्थलीय भागों के आंतरिक भागों में। कारण क्या है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। सूर्य के उत्तरायण के समय सूर्य कर्क रेखा पर और दक्षिणायन के समय मकर रेखा पर, यानी कि इतनी ही दूर में सूर्य की किरणें वैरी करती हैं, विभिन्नता आती है। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा पर हमेशा सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, तो भूमध्य रेखा पर 12 महीने तापमान हमेशा एक समान बना रहता है, दिन का औसत तापमान। तो तापांतर भूमध्य रेखा पर कम होती है और ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापांतर की दर बढ़ने लगती है। और विश्व में सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है साइबेरिया में। यहां पर एक जगह है बरखोयांस्क, बरखोयांस्क। और यहाँ का तापांतर का मतलब है कि ग्रीष्मकाल में अधिक तापमान और शीतकाल में कम तापमान। तो यहाँ का जो वार्षिक तापांतर है वो यहाँ का वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक है, यानी कि ग्रीष्मकाल में तापमान यहाँ पर 0 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास होता है, तो शीतकाल में तापमान यहाँ पर -70 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो यहाँ पर तापांतर विश्व में सर्वाधिक है। ये तो हुआ एक फैक्ट। और वास योग्य विश्व में जहां कोई व्यक्ति रहता है वहां, और जहां कोई व्यक्ति रहता है या कोई बस्ती है वहां सबसे कम तापमान इसी बरखोयांस्क में ही पाया जाता है, याकूतिया में। लेकिन विश्व में सबसे कम तापमान जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है वो उसकी प्रवृत्ति क्या है ये देख लेते हैं हम।
विश्व में सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो किया गया है वोस्टक, और यह वोस्टक अंटार्कटिका महाद्वीप में है जो दक्षिणी ध्रुव के पास है। और यहाँ पर जो वोस्टक में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है ये किया गया है 87.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -87.5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वोस्टक में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लेकिन और ये रिकॉर्ड किया गया 1983 के आसपास, और ये रिकॉर्ड जो वोस्टक में किया गया है ये धरातल पर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से किया गया है। लेकिन अगस्त 2010 में क्या किया गया कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से अंटार्कटिका में 2 जगह हैं, जिसमें एक है जोम फूजी और दूसरा है डोम आर्गस। यहां दोनों का तापमान -92.3 सेंटीग्रेड, यानी कि डोम फ्यूजी और डोम आर्गस पे टेम्परेचर -92.3 सेंटीग्रेड लिया गया है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि ये सैटेलाइट के माध्यम से या रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ये मेजर किया गया है, जबकि ग्राउंड पे मेजर किया गया है वोस्टक का 87.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये माना गया है कि लिखित रूप से या एथेंटिक रूप से यही पृथ्वी पर सबसे कम तापमान पाए जाने वाला क्षेत्र है। लेकिन यहां पर भी रिकॉर्ड किया गया है सैटेलाइट के माध्यम से। अब ये तो हुआ कि किसी एक दिन सबसे कम तापमान हो गया। पूरे वर्ष सबसे कम तापमान कहां पर अंकन किया गया है, वो अंटार्कटिका के ही एक प्लेस का नाम है जिसको कहते हैं पोल ऑफ कोल्ड। यहां पर पूरे विश्व सबसे कम तापमान का अंकन किया गया है पोल ऑफ कोल्ड पर। अब देखिए, ये तो एक फैक्ट है, थोड़ा सा इसके साथ ही जान लेते हैं कि जो महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं क्या करती हैं कि तापमान के वेरिएशन को बढ़ा देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो अपने साथ तापमान के जो समताप रेखाएं हैं इसमें भी परिवर्तन कर देती हैं। कैसे कर देती हैं देखते हैं हम लोग। यहां पर उत्तरी अटलांटिक में एक धारा है जिसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, जब यही बढ़ती है तो उत्तरी अटलांटिक धारा के नाम से चली जाती है। तो ये गर्म जल धारा है, तो यहां की समताप रेखा को क्या करेगी और इधर की तरफ कर देगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जितने अक्षांश पे जो तापमान होना चाहिए ये गर्म जल धारा जो होती है इस तापमान को और बढ़ा देती है, तो समताप रेखाएं इधर की तरफ ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। यानी कि जो गर्म जल धाराएं हैं वो समताप रेखाओं को ध्रुवों की ओर घुमा देती हैं, और इसी प्रकार जो ठंडी जल धाराएं हैं वो समताप रेखा को भूमध्य रेखा की ओर घुमा देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहां पर एक ठंडी जल धारा है जिसका नाम है बेंगुला ठंडी जल धारा। अब यह बेंगुला ठंडी जल धारा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ठंडी जल धारा इधर से आएगी तो यहाँ के तापमान को कम कर देगी, तो यहाँ पर जो समताप रेखा खींची जाएगी उसको भूमध्य रेखा की ओर घुमा देगी। क्यों? क्योंकि इसके कारण यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठंडी जल धारा है तो इसके साथ ठंडे जल आ जाएंगे, तो ये ठंडी जल धारा इसको घुमा देगी। तो ये है तापमान की प्रवृत्ति वैश्विक स्तर पर, और इसको किस प्रकार समताप रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है हमने देख लिया। तो ये हम एक आपको आइडियल कंडीशन हमने बताया है कि वैश्विक स्तर पर तापमान के वितरण की क्या प्रवृत्ति है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, और आप पढ़िएगा इसको, लेक्चर सुनिएगा मेरा, फिर इसको पढ़िएगा, और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग फिर बात करेंगे, या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कोई से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो फ्रेंड्स मैं आज क्लास यहीं छोड़ रहा हूं, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है तापीय प्रतिलोमन जिसको कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। और इसी के साथ हम लोग का टॉपिक होगा द अर्बन हीट आइसलैंड, यानी कि शहरी उष्मा द्वीप। इन टॉपिकों पर बात किया जाएगा। तो आज फ्रेंड्स क्लास यहीं छोड़ रहे हैं हम। थैंक यू।